हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो यू आर ऑल वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी में, वो हमने लिए है एमसीक्यूज इन्फ्लेशन पे। हमने ऑलरेडी इन्फ्लेशन को लेके, इन्फ्लेशन की कितनी टाइप्स हैं, उसके क्या कॉजेज हैं और इन्फ्लेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब चीज़ों को लेके हमने डिटेल में जो है वीडियोस बनाई हुई हैं। तो मेरी आपको पहले ये सजेशन रहेगी कि सबसे पहले वो वीडियो आप अच्छे से देख लो, ताकि ये एमसीक्यूज आप और अच्छे से समझ सकते हो। सो बिफोर वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। ये वीडियो लेक्चर उन सभी एस्पायरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपियर होने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, Which of the following best define inflation in a macroeconomic context? इन्फ्लेशन को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अच्छे से डिफाइन करता है? तो इन्फ्लेशन का मतलब हम जैसे जानते हैं कि जब एवरेज प्राइसेस गुड्स और सर्विसेज की बढ़ती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे गुड्स हैं या सर्विसेज इकोनॉमी में जो होती हैं, अगर उनकी प्राइजेज जो हैं लगातार बढ़ती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी एवरेज प्राइस उनकी बढ़ जाए, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ए सस्टेन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, यानी सस्टेन राइज होना चाहिए, लगातार जो है जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज की कीमत बढ़ रही है और उसके बाद वो घट रही है, उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहते, जब वो सस्टेन राइज हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। Which type of inflation is characterized by mild annual price rise of 2 to 3% and is generally considered beneficial for economic growth? तो ये कौन से टाइप का इन्फ्लेशन होता है? अगर इन्फ्लेशन रेट हमारा 2 से 3% का हो और ये इन्फ्लेशन माना जाता है कि इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इस टाइप के इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं? इस टाइप के इन्फ्लेशन को हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जैसे कीड़ा होता है जो क्रीप करता है, यानी धीरे धीरे चलता, तो वैसे ही ये इन्फ्लेशन होता है। अगर इन्फ्लेशन 2 से 3% के बीच में हो तो उसको कहते हैं हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन, और ये इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन रेट ऑफ राइजिंग प्राइसेस एक्सीड 10%, अगर रेट जो है वो 10% से ज्यादा हो, and reaches up to 50%, causing instability for foreign investor, it is characterized as, अगर इन्फ्लेशन 10% से लेके 50% के बीच में, मतलब 10% से ज्यादा हो और 50% से कम हो, उस तरह के इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम गैल्पिंग इन्फ्लेशन, या इसी को हम कहते हैं हॉपिंग इन्फ्लेशन या रनिंग इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन 10% से ज्यादा हो जाता है तो वो इकोनॉमी के लिए जो स्टेबिलिटी होती है, यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वहां पे नहीं रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सिटीजन हो, आम शहरी होता है, उसको नुकसान हो जाता है क्योंकि चीजें महंगी हो जाती हैं। उसके अलावा बिजनेसेस जो होते हैं उनका लॉस हो जाता है। ठीक है, और कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इस तरह के इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करते। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, which extreme form of inflation result in total collapse of the value of national currency characterized by rate higher than 50% per month? तो अगर इन्फ्लेशन 50% से भी ज्यादा हो और जो नेशनल करेंसी है ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, तो इस तरह के इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के इन्फ्लेशन को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, यानी जब इन्फ्लेशन जो है वो 50% से भी ज्यादा हर महीने हो। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, हिस्टोरिकल एग्जांपल, जैसे हंगरी की, जिम्बाब्वे और वेनेजुला। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन इस पे, हाइपर इन्फ्लेशन पे। ऑलरेडी हमने इन सभी जो है इन्फ्लेशन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज प्राइमरी ट्रिगर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिनारियोज? तो यहाँ पे बात हो रही है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में आता है पहला डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी जब डिमांड बढ़ जाती है
जब किसी भी चीज की डिमांड जो होती है वो बढ़ जाए और सप्लाई जो होती है बिल्कुल सेम रहती है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन में पुल आता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, यानी एग्रीगेट स्पेंडिंग एक्सीड द इकोनॉमिक एबिलिटी टू सप्लाई गुड। यानी जब स्पेंडिंग जो है वो ज्यादा हो जाए, यानी स्पेंडिंग जो है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और डिमांड जो है चीजों की जो है पूरी नहीं होती है, तो उस उस सिनारियो में क्या होता है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है। तो एग्रीगेट स्पेंडिंग डिमांड एक्सीड द इकोनॉमिक एबिलिटी टू सप्लाई द गुड, वही होता है कि डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी आपका, कि टू मच मनी टू फ्यू गुड्स, बहुत सारा पैसा और बहुत कम चीजें उससे खरीदी जा सकती है। ओके, तो ये कैसे कैसे होता है, जिसमें अगर सरकार जो है अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है, या टैक्स रिडक्शन हो जाए, या डिस्पोजेबल इनकम जो है, लोगों के पास जो इनकम जो है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो उस वजह से ही होता है। यानी जो पैसा यहाँ पे है, मनी काफी ज्यादा, और जो सप्लाई है वो बहुत कम है, यानी एक साइड से ज्यादा है और दूसरी साइड से ये कम है। अगला क्वेश्चन, when inflation is driven by rising production expenses such as spike in oil prices or increased wages, it is known, अगर इन्फ्लेशन किसकी वजह से हो जाए कि अचानक से मान के चलो तेल की कीमतें बढ़ गई, या वेजेस, या कभी कभी क्या होता है कि वेजेस बढ़ा दी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम कास्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कास्ट बढ़ गई चीजों की, राइट, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन में पुल आता है, दैट इज कॉल्ड कास्ट पुल इन्फ्लेशन। तो ये एग्जांपल है जैसे वेजेस की और ऑयल प्राइसेस की। अगला क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन ऑफन कॉल्ड बॉटलनेक इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, देखिए ये एक तरह का इन्फ्लेशन होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो ये कैसे होता है, ये होता है, इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, persistent deficiencies in economic infrastructure such as storage and distribution। इसमें क्या होता है कि जो देश की इकोनॉमी होती है वहीं पे प्रॉब्लम्स होती है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होता है, ओके, पॉलिसी सही नहीं होती है, तो उनकी वजह से इन्फ्लेशन होता है, उसको कहते हैं हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। यानी ये इकोनॉमी में ही परेशानी होती है, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें ही परेशानी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, the wholesale price index in India primarily tracks prices changes at the stage of at which stage of transaction। जो WPI होता है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये ट्रैक करता है किसको, ये इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है, मॉनिटर करता है, तो किस स्टेज पे ये प्राइसेस को ट्रैक करता है, इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल इन डोमेस्टिक मार्केट। यानी जो होलसेल प्राइस होती है ना, होलसेल प्राइस होती है वो प्राइस जिसमें हम जो भी चीजें होती हैं, इसमें पर्टिकुलरली इनको डील करते हैं, खाली गुड्स को देखता है, चीजों को देखता है, तो ये चीजों की जो एवरेज प्राइस है उसको देखता है, उसमें कितना बदलाव हुआ, कहाँ पे, होलसेल लेवल पे देखता है, ना कि रिटेल लेवल पे। तो ये जो पहला ऑप्शन है रिटेल वाला, ये सही नहीं होगा, और सीओडी भी सही नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब दूसरा जो इंडेक्स है, पहला WPI है, यहाँ पे CPI है, जो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसको एक्यूरेटली कौन सा स्टेटमेंट डिफाइन कर रहा है, ये है आपका स्टेटमेंट बी, इट मेजर द चेंज इन रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइस है उसमें क्या बदलाव हो रहा है, लेकिन ये कहाँ पे इन चीजों को मॉनिटर करता है, CPI ये मॉनिटर करता है रिटेल लेवल पे, ये करता है रिटेल लेवल पे, जबकि जो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये ट्रैक करता है कहाँ पे, होलसेल लेवल पे। रिटेल प्राइस होती है कि जो प्राइस हम मार्केट में जाते हैं और कोई भी चीज वहां से हम खरीदते हैं, तो वो प्राइस होती है हमारी रिटेल प्राइस। आगे चलते हैं, और इसमें ये जो आपका CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों होती है, जबकि WPI में खाली किसकी बात होती है, वहां पे खाली गुड्स की बात होती है। अगला क्वेश्चन,
A key distinction between WPI and CPI regarding their scope is, देखिए WPI और CPI इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या डिफरेंस है, तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। WPI कवर्स ओनली गुड्स, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, ये जो WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये खाली इसको कवर करता है गुड्स को, चीजों को। 697 के करीब आइटम्स हैं जिनकी कुछ वेटेज दी गई है, उनको ये कवर करता है। जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है, ये गुड्स और सर्विसेज दोनों को कवर करता है। आगे चलते हैं। Which inflation measure is used by Reserve Bank of India as a primary tool for framing credit and monetary policy? देखिए RBI जो है वो फ्रेम करता है मॉनेटरी पॉलिसी, राइट, इसलिए फ्रेम करता है ताकि वो इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाए और इन्फ्लेशन रेट रहनी चाहिए 4% की, प्लस माइनस 2% का एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, यानी मैक्सिमम 6 और मिनिमम 2। तो कौन सा टूल आरबीआई यूज करती है इसमें से, तो इसमें यूज करता है आरबीआई, ऑप्शन सी है हमारा, दैट इज सीपीआई इंडेक्स। तो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई को फ्रेम करनी होती है तो वो इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हाउ डज द जीडीपी डिफ्लेटर डिफर फ्रॉम सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई रिगार्डिंग इंपोर्ट्स? अब एक और इसमें इंडेक्स आता है, वो आता है जीडीपी डिफ्लेटर का। तो ये कैसे अलग है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स से? इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। इट एक्सक्लूड इंपोर्ट एंटायरली, मेजरिंग ओनली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये भी मेजर करता है किसको, गुड्स और सर्विसेज को, लेकिन ये सभी गुड्स और सर्विसेज को देखता है जो डोमेस्टिकली किसी भी देश में बनती है। जबकि जो इंपोर्ट होता है, तो इंपोर्ट को ये क्या करता है, एक्सक्लूड करता है। ये आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कैलकुलेशन ऑफ न्यू WPI सीरीज बेस 2011-12 विच स्टैटिस्टिकल मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एलिमेंट्री आइटम लेवल इंडाइसेस? तो कौन सा यूज होता है, ये आपका है ऑप्शन बी है आपका, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन्स। इसके लिए इन द कैलकुलेशन ऑफ न्यू WPI सीरीज 2011-12 में। आगे चलते हैं हम। अब यहां पर बात आती है, कोर इन्फ्लेशन इज ए स्टेबल मेजर ड्राइव्ड बाय एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द टू वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन। जो ये कोर इन्फ्लेशन है, इनमें से हम कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूड करते हैं जो काफी वोलेटाइल होती है? तो इनमें से कौन सा हम एक्सक्लूड करते हैं? एक तो आ गया आपका फूड और दूसरा आ गया फ्यूल। कोर इन्फ्लेशन कैप्चर द अंडरलाइनिंग ट्रेंड बाय रिमूविंग फूड एंड फ्यूल कंपोनेंट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन में से अगर फूड और फ्यूल को निकाल दिया जाए तो कोर इन्फ्लेशन की बात आती है। आगे चलते हैं। Recent data indicate a significant divergence in the weightage of food between CPI and WPI. Which of the following is correct? देखिए ये जो रिसेंट में डेटा आया हुआ है, इसमें बदलाव किया गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कुछ डेटा को लेके। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है? तो स्टेटमेंट ए जो है वो सही है। फूड हैज मच हायर वेट इन CPI 46% देन WPI 24%। देखिए ये जो CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें जो फूड है इसको कितना वेटेज दिया जाता है, 46%, और WPI में कितना दिया जाता है, 24% का। तो लेकिन अभी इसमें चेंज हो गया, ये 46 से इसको घटा दिया गया। आई थिंक इट इज अराउंड 35 पॉइंट कुछ परसेंट है, अराउंड 36% है। यानी जो 2024 का अभी बेस ईयर जो है वो इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो ये कर दिया है 2024, और जो ये फूड एंड ब्रिवरेजेस थे इसकी वेटेज जो है पहले 46% के आसपास थी, अभी ये 36% के आसपास होगी एज पर द लेटेस्ट डेटा। तो ये हमारे पास कुछ MCQs थे इन्फ्लेशन को लेके।
ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आई होप आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए होंगे इन चीज़ों को देख के।